नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी एक लंबी कहानी चांद अमावस का। तो शुरू करें दोस्तों। वह शाम अब भी आंखों में तैर जाती है। रोज की तरह वह शाम 5:30 बजे घर लौटे थे और उनके आते ही घर में रौनक सी आ गई थी। वातावरण में एक गहमा गहमी सी व्याप्त हो गई थी, जिसकी वजह से दिन भर की प्रतीक्षा सार्थक जान पड़ती थी। बच्चे रोज की तरह उनसे लिपट गए थे। मैं और सुनीता नाश्ते की तैयारी में व्यस्त हो गए थे। वाह, बीवी हो ऐसी, उन्होंने मेज पर आते ही कहा। क्या फूली फूली कचौड़ियाँ हैं, देख कर ही मुंह में पानी भर आया। बीवी की इतनी तारीफ ना कीजिए, सुनीता नाराज हो जाएगी। मैंने कहा, कचौड़ियाँ उसी ने बनाई हैं। अरे वाह, आगरा वालों ने थोड़े ही दिनों में अच्छी ट्रेनिंग दे दी है। यह क्या बात हुई, मैंने तुनक कर कहा। क्या हम लोगों ने पहले से कुछ सिखाया ही नहीं था? अरे भाई, मैं तो सुनीता को खुश करने के लिए कह रहा था। आज का तो दिन ही खराब जान पड़ता है। एक बात कहूँ तो उसे बुरा लगता है, दूसरी कहूँ तो तुम नाराज हो जाती हो। आप तो चुपचाप नाश्ता कीजिए, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और सचमुच वह एकदम मौन हो गए, सिर्फ आंखों से ही प्रशंसा के भाव जताते रहे। सुनीता कुछ देर तो टुकुर टुकुर उन्हें देखती रही, फिर धीरे से बोली, आज कोई डाक नहीं आई भैया? अरे भाई, रोज रोज डाक कहाँ से आएगी? प्रबोध की चिट्ठी कल ही तो आई है, झेप कर रह गई बेचारी। मैंने ही उसकी ओर से कहा, क्या अकेले प्रबोध ही पत्र लिखते हैं? प्रमोद है, प्रद्योत है, प्रभा है, प्रज्ञा है, फिर जेठानी की लड़कियां हैं, अंजू, मंजू, टिंकू, पिंकू। बाप रे, इतनी जबरदस्त फैन मेल! तब तो अलग से एक पोस्ट बॉक्स के लिए अप्लाई कर ही देता हूँ, उन्होंने कृत्रिम गंभीरता से कहा। पोस्ट बॉक्स से क्या होगा, आप तो ब्रांच ऑफिस खुलवा लीजिए, मैंने कहा। भाभी आप भी, सुनीता ने मुंह फुलाकर कहा, पर साफ जाहिर था कि उसे यह चर्चा अच्छी लग रही थी। बाय द वे, ये लोग रोज रोज लिखते क्या हैं? प्रबोध की बात तो खैर मैं समझ सकता हूँ। अरे इतने मज़ेदार पत्र होते हैं। भाभी, आपका नाम तो ममता होना चाहिए था, अब भी आप बदल लीजिए। भाभी, आप तो दुष्ट हैं, अभी अभी हमारे घर में दाखिल हुई और लोकप्रियता की दौड़ में सबको पीछे छोड़ गई। ननंद रानी तो एकदम कविता ही करने लगती हैं। वह क्या लिखा था पिछली बार? भाभी प्लीज़। दैट्स बट रमा, तुम्हें दूसरों के पत्र नहीं पढ़ने चाहिए, उन्होंने डांटने का अभिनय किया। अरे वाह, पढ़ता कौन है, यह खुद ही पढ़वाती हैं, इनकी तारीफ होती है ना उसमें। असली चिट्ठी तो 7 तालों में बंद रखेंगी और ये आलतू फालतू चिट्ठियाँ ज़बरदस्ती दे जाएंगी। कह लीजिए आप भी जी भर के, हम तो जा रहे हैं। और वह सचमुच ही उठकर चल दी। अरे अपनी डाक तो लेती जा, उन्होंने जेब से विदेशी मोहर वाला लिफाफा उछालते हुए कहा। वह तेजी से पलटी, उससे पहले ही मैंने उसे झटक लिया। वह कुछ देर तक असहाय सी देखती रही। भैया सामने ना होते तो बकायदा छीना झपटी करती। फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम पेट पकड़कर बैठ गई, चेहरा एकदम रुआसा हो आया। मैं तो घबरा ही गई। क्या हुआ रे, मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा। मौका देखकर उसने लिफाफा छीना और भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। अरे धीरे बाबा, मैंने कहा, पर वहाँ सुनने के लिए था ही कौन। तुम्हारा नुस्खा तुम्हारे ही ऊपर आजमा गई वह, उन्होंने मेरी शिकस्त का मज़ा लेते हुए कहा। बहुत शैतान होती जा रही है। श्रीमती जी, एक चिट्ठी आगरा से हमारे नाम से भी आई है। आपके नाम?
किसकी? भाई और किसकी होगी? समधी जी की है। अगले हफ्ते विदा कराने के लिए किसी को भेज रहे हैं। लिखा है फिर 8वां लग जाएगा और सफ़र करना मुश्किल होगा। तो सफ़र करना क्या इतना ज़रूरी है? सो तो है ही, पहला बच्चा तो वहीं होना चाहिए। उनकी यही इच्छा है और कायदा भी यही है। चूड़ियों की खनक सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे की ओट में सुनीता खड़ी थी और उसकी आंखों में अनुनय का भाव था। क्या उनकी इच्छा ही सर्वोपरि है? हमारा कुछ अधिकार नहीं? मैंने तुनक कर कहा। रिवाज भी तो है। रिवाज को मारिए गोली। वहाँ वालों से अभी परिचय ही कितना है? 2-3 बार मिलकर 30-40 दिन ही तो कुल रही है वहाँ। इतने दिनों तक अकेली कैसे रह पाएगी? प्रबोध साथ होते तब भी कोई बात थी। अच्छी शादी हुई है, ढंग से महीना भर भी साथ रहना नहीं हो पाया। तो इसमें किसी का क्या दोष? तुम्हें ही तो शौक था फॉरेन रिटर्न दामाद का। अच्छी बात है, मुझे शौक है तो मैं भुगत लूँगी। आप वहाँ लिख दीजिए कि डिलीवरी यहीं होगी बस। लिखे देते हैं, हमारा क्या आ जाता है? हम तो लेखक मात्र हैं। कलम पकड़ने वाली तो तुम हो। वहाँ से उसकी सास ने डिटेक्ट करवाया होगा, यहाँ तुम करवा देना। सच तो यह है कि हम निरीह प्राणियों की मुक्ति देकर दोनों ही लिखा पढ़ी कर लिया करो ना। वह भी हो जाएगा, 1-2 साल गुजरने दो। एक एक शब्द जैसे मन पर अंकित हो गया है, क्योंकि उसके बाद वैसी शाम वैसी रौनक घर में हुई ही नहीं। रात ही तार मिला था। प्रबोध नहीं रहे, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। सुनीता तो सहसा गश खाकर गिर पड़ी थी। जब होश में आई तब एकदम बदल चुकी थी। और हम भी क्या, वही रह गए हैं। सारा घर ही जैसे एक उदासी की चादर में लिपट गया है। यशवंत का टेलीग्राम आया है, वे लोग शाम को पहुंच रहे हैं। दफ्तर से लौटकर उन्होंने बताया तो मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। इन 20-25 दिनों में कितना थक गई हूँ मैं। एक तो ये मातम पुरसी वाले चैन नहीं लेने देते। पता नहीं कहाँ कहाँ के रिश्तेदार दौड़े चले आते हैं। हर एक के सामने वही गाथा दोहराते दोहराते थक गई हूँ मैं। छाती पर दुख का एक पहाड़ सा आकर बैठ गया है, पर आंखों के आंसू ही सूख गए हैं। और लोग समझते हैं कि मैं कितनी भावशून्य हूँ, जैसे दहाड़े मारकर रोना ही शोक का द्योतक है। बच्चे दिन भर सूखा सा मुंह लिए अनाथ से यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, और उनके पिता लगता है एकदम 10 साल बुढ़ा गए हैं। संवेदना प्रकट करने वालों से तो जैसे तैसे निपट भी लूँ मैं, पर सुनीता से पार पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। 7-8 महीने का शिशु पेट में पल रहा है और वह है कि अन्न जल त्याग बैठी है। बड़ी मुश्किल से जरा सा दूध, कभी जरा सा मौसम्बी का रस उसे दे पाती हूँ। दिन भर उसे अपनी आँखों के सामने रखती हूँ। कोई मिलने वाला आता है तभी तनिक देर के लिए छोड़ती हूँ। फिर भी मन में खटका बना रहता है कि ऐसा वैसा कुछ ना कर बैठे। इसीलिए यशवंत के टेलीग्राम की बात सुनकर ही लगा जैसे मेरी सारी परेशानी दूर हो गई हो। बुआ जी को अब मैं 10-15 दिन यहीं रख लूँगी, घर नहीं जाने दूँगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, उन्होंने कहा और अखबार लेकर बरामदे में जा बैठे। कई बार कहती हूँ घूम आया करो, क्लब ही चले जाओ, पर उनकी इच्छा ही नहीं होती। फिर लोग क्या कहेंगे, यह भय भी 24 घंटे सिर पर सवार रहता है। बुआ जी आएंगी तो डांट डपट कर बाहर भेज सकेंगी। सुनीता को मना मनोकर कुछ खिला पिला सकेंगी। इतनी सी थी तभी से कलेजे से लगा कर पाला है, तभी तो दोनों भाई बहन इन्हें इतना मानते हैं। इस वज्रपात की खबर मिलते ही पहला तार उन्हीं के नाम दिया था। बेचारी अपनी बद्रीनाथ यात्रा बीच में ही छोड़कर आ रही हैं। वह आईं
तो आर्त विलाप करती हुई घर में दाखिल हुई। हाय मेरी बच्ची, क्या इसी दिन के लिए तुझे इतना बड़ा किया था? क्या भगवान के घर मेरे लिए जगह नहीं थी? मैं भी उनसे लिपट गई और इतने दिनों का दबा घुटा अवसाद आंसुओं के रूप में फूट पड़ा। यशवंत हतप्रभ सा कुछ क्षण तक हम लोगों को घूरता रहा। फिर बुआ जी का आवेग कुछ शांत होते ही कठोर स्वर में बोला, माँ, तुम क्या यहाँ इस तरह धुआंधार रोने के लिए आई हो? तुमने वादा किया था मुझसे। बेटा, रुलाई क्या किसी के कहने से आती है जो तेरे कहने से रुक जाएगी? तो तुम अभी उसके पास मत जाओ। गाड़ी से थकी हारी आई हो, कुछ देर आराम कर लो। फिर मुझसे बोला, भाभी, कहाँ है वह? मुझे ले चलिए उसके पास। ऊपर बरसाती में। आजकल वह दिन भर वहीं बैठी रहती है, मानती ही नहीं। हम लोग ऊपर गए। बुआ जी भी धीरे धीरे चली आईं। भला उनका मन मानता उसे देखे बिना? सुनीता आंखें बंद किए आराम कुर्सी पर चुपचाप लेटी थी। सुनी, देख कौन आया है। तू कल बुआ जी को याद कर रही थी ना? मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैंने किसी को याद नहीं किया। मुझे किसी से नहीं मिलना। तुम लोग क्या घड़ी भर मुझे चैन से बैठने नहीं दोगे? उसने मेरा हाथ झटकते हुए कहा और फिर आंखें बंद कर लीं। उसकी उदास हताश आकृति देखकर बुआ जी फिर सिसकने लगी तो यशवंत की मुद्रा कठोर हो आई। अपने स्वर को यथासाध्य सहज बनाते हुए उसने कहा, मैंने कहा था अम्मा, तुम अभी आराम कर लो, थकी हारी आई हो। बेचारी बुआ जी अपना मुंह छिपाकर सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। यशवंत की आवाज़ सुनकर सुनीता ने फिर आंखें खोली। आहा, डॉक्टर साहब आए हैं। उसके इस नाटकीय वाक्य में तिरस्कार झलक रहा था। डॉक्टर, आई एम वेरी सॉरी। मेरी वजह से आपकी प्लेजर ट्रिप में खलल पड़ गई। ये प्लेजर ट्रिप नहीं थी नीता। तुम्हें मालूम है, माँ के साथ बद्रीनाथ जा रहा था। हम लोग रुद्रप्रयाग में थे जब वह चुप हो गया। जब भैया का पत्र मिला। सुनीता ने उसका वाक्य पूरा किया। आप पुण्य लाभ से वंचित रह गए, इसका मुझे बहुत दुख है। पुण्य लाभ की सबकी परिभाषा एक सी नहीं होती, यशवंत ने गंभीरता से कहा। अच्छा, तो आप संवेदना प्रकट करने का पुण्य लूटने आए हैं, तो देर क्यों, हो जाइए शुरू। सुनी, यह क्या हो रहा है? मैंने धीरे से उसे डांटना चाहा तो यशवंत ने संकेत से मुझे चुप करा दिया और बोला, नीता, मैं औपचारिकताएं निभाने नहीं आया। मैं सिर्फ यह कहने आया हूँ कि तुम अपने को संभाल लो। अब तुम अकेली नहीं हो। एक और जिंदगी तुम्हारे साथ पल रही है। तुम्हें उसकी भी कमबख्त एक बोझ है जिंदगी पर, ना जीने देता है ना मरने देता है। सुनीता ने दांत पीसते हुए कहा। ऐसा क्यों कहती हो नीता? यह तो तुम्हें जीने के लिए एक आपको जाने के लिए किन शब्दों में कहना पड़ेगा डॉक्टर साहब? उसने बिफर कर कहा तो यशवंत सहम कर चुप हो गए। हम तीनों चुपचाप सीढ़ियां उतरकर नीचे चले आए। इसे एकाएक यह क्या हो गया यशवंत? कुछ नहीं भाभी, शौक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन इस तरह तो उसने कभी बात नहीं की, बस गुमसुम पड़ी रहती थी। मैंने चिंतातुर स्वर में कहा। तो शुक्र कीजिए भाभी, कड़वी ही सही बोली तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। बस मातमपुरसी वालों से उसे बचाए रखिए, नहीं तो वे लोग उसे पागल कर देंगे। यशवंत आश्वस्त करके चला गया, परंतु पहले वाली सुनीता जैसे हमेशा के लिए खो गई थी। उसकी खनकती हंसी की तो इस समय आशा भी नहीं थी, पर उसके बोलने का मृदु मधुर स्वर भी अतीत की वस्तु हो गया था। बुआ जी दिन रात उसके आगे पीछे लगी रहती, पर वह उन्हें अपमानित करने का एक अवसर नहीं चूकती। मुझे बार बार डर लगता कि बुआ जी कहीं नाराज होकर चल न दें,
पर वह तो स्नेह और ममता की साक्षात प्रतिमा थी। उल्टे मुझे ही समझाती, बहू, इस समय क्या वह अपने होश में है? उसकी बातों का क्या बुरा मानना। सच बुआ जी, आप पिछले जन्म में इसकी माँ रही होंगी। मैं कहती तो उनकी आंखें भर आती। सच मुझे जो किसी ने बताया नहीं होता तो कभी न जान पाती कि बुआ जी से इन लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ गांव के नाते ही वह बाबूजी की बहन थी। इकलौते बेटे की पढ़ाई के लिए जब उन्होंने शहर में आकर रहना चाहा तो बाबूजी ने खुशी खुशी उन्हें बुला लिया। रहने के लिए एक कमरा दिलवा दिया और अपनी रसोई और मातृविहीन दोनों बच्चे उन्हें सौंप दिए। अब तो बाबूजी नहीं रहे, पुराना घर भी नहीं रहा। डॉक्टर बनने के बाद यशवंत भी बुआ जी को अच्छे से घर में ले गया, पर पुराने स्नेह संबंध अब भी वैसे ही थे। प्रसव का समय निकट आता जा रहा था और मेरा मन आशंकाओं से भर उठा था। कहाँ तो मेरी जिद थी कि डिलीवरी यहीं होगी और कहाँ अब रोज आगरा वालों के पत्र का इंतजार करती। सुनीता को संभालना मेरे वश की बात नहीं थी और बुआ जी को भी कब तक रोके रखती। उसके ससुराल वाले बड़े निर्मोही निकले। कहाँ तो इतना प्यार बरसा रहे थे और अब कोई देखने भी नहीं आया। और तो और अब सगुनी कहकर पत्रों में तिरस्कार तक करने से भी नहीं चूके। मैं दिन में 20 बार उन्हें कोसने देती तो वह शांत स्वर में कहते, जरा उनकी ओर से सोचकर देखो कुसुम, उनका दुख कितना बड़ा है हमसे। सुनीता का और उनका परिचय कितना है। गहरा आघात तो उन्हें लगा है और फिर अब तो दोनों परिवारों को जोड़ने वाली कड़ी ही नहीं रही, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं। इसका जवाब में कहने को तो 100 बातें थी मेरे पास, पर उनका सूखा मुंह देखकर चुप रह जाती थी। बड़े अजीब से दिन बीत रहे थे। इन दिनों यशवंत ने मुझे बहुत सहारा दिया। वह रोज आता और उसके आने से घर के ठहरे हुए माहौल में कुछ गति आ जाती। इधर उधर सहमे सहमे घूमने वाले रितु और रोमी भी यशवंत को देखकर खुश हो जाते। उसके कंधों पर चढ़कर खूब उधम मचाते, चुटकुले सुनते सुनाते और जी भरकर हंस लेते। समय निकालकर वह मेरे पास भी कुछ देर बैठता, मेरी परेशानियां सुनता। उसी से मुझे राहत मिल जाती। पहले 2-3 दिन वह सुनीता के पास भी बैठा, पर उसे देखते ही वह रौद्र रूप धारण कर लेती और जो मन में आता बकने लगती। तब से उसने उस कमरे में जाना ही छोड़ दिया। सुनीता के व्यवहार पर मैं क्षोभ प्रकट करती तो उल्टे मुझे ही समझाता, भाभी इस समय वह बहुत अपसेट है। सुख का लबालब भरा प्याला उसके हाथ से एकाएक छूट गया है। इस कारण उसका संतुलन बिगड़ गया है। उसे बहुत सावधानी से टैकल करना होगा। उसकी कहीं जाने लायक स्थिति होती तो मैं वही सलाह देता। उससे बहुत अंतर पड़ता है, पर अब मजबूरी में चुप हूँ। उसकी ये बातें ही हमारे लिए संजीवनी थी, नहीं तो शायद हम सब के सब बीमार पड़ जाते। राम राम करके वे पहाड़ से दिन बीते और सुनीता ने एक दुबले पतले मरियल से बच्चे को जन्म दिया। इस प्रसव में उसका अपना भी नया जन्म हुआ था। बुआ जी साथ ना होती तो पता नहीं हम लोग कैसे इसे झेल पाते। सचमुच उनका बड़ा सहारा रहा। प्रसव की क्लांति से वह 24 घंटे तो अर्धमूर्छित सी बनी रही, पर होश में आने के बाद भी उसने बेटे के विषय में ना तो कोई पूछताछ की, ना उत्सुकता ही व्यक्त की। दिन में कई कई बार मैं उसकी उत्सुकता जगाने का प्रयत्न करती। कभी नामों की लंबी फहरिस्त उसे सुनाती, कभी बेबी फ्रॉक की बुनाई पूछती या रंग चुनने को कहती, पर वह गुमसुम बनी रहती। बहुत हुआ तो खींचकर कहती, इस अलामत को क्यों पाल रखा है भाभी तुमने, किसी अनाथालय में भेज दो ना। उसकी ऐसी बातों से मेरा उल्लास ठंडा पड़ जाता और मैं उस नन्हे से जीव को छाती से लगा लेती जो माँ के पास रहकर भी ममता का भूखा था। 5-6 दिन जब ऐसे ही बीत गए तब बुआ जी ने एक दिन सुझाव दिया कि बच्चे को जबरदस्ती उसके पास सुला दो।
उसका कोमल स्पर्श पाते ही अपने आप उसकी ममता जाग उठेगी। उस दिन जब वह इसी तरह ऊट पटांग बक रही थी तो मैंने डपट कर कहा, एक बार इसे आंख भर देख तो फिर अनाथालय की बातें करना। और मैंने बच्चे को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी आंखों से जैसे अंगारे बरसने लगे। फेंको इसे उधर, उसने चीख कर कहा और सचमुच परे धकेल दिया। जरा सी असावधान होती तो सर्वनाश निश्चित था। मैं इतनी जोर से चीखी कि पड़ोस के वार्ड से सिस्टर भी दौड़ी चली आई। मुन्ने को उसे सौंप कर मैं तो सिर पकड़कर बैठ गई। छाती में जैसे धौंकनी सी चल रही थी। बच्चा बेतरह रोए जा रहा था और इन सब से उदासीन वह आराम से लेटी हुई थी। शाम को जब बुआ जी आई तो पहली बार सुनीता को डांटते हुए सुना, कैसी कटकरेजिन है तू, लड़के को कुछ हो जाता तो? वो तो महावीर जी ने ही रक्षा की है, नहीं तो कोई कसर बाकी नहीं थी। सुनीता ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, वैसी ही चुपचाप पड़ी रही। बुआ जी का पारा और चढ़ गया और देर तक वह बड़बड़ाती रही। यशवंत मुझ पर ही बिगड़ा। भाभी, कितनी बार मना किया था मैंने। वो तो ठीक है भैया, पर बुआ जी बोली और 2-4 दिन की देर हो गई तो उसका दूध हमेशा के लिए सूख जाएगा, यही ना? उसने वाक्य पूरा किया। ऐसा हो भी जाता तो क्या गजब हो जाता। दुनिया में बहुत से बच्चे माँ के दूध के बिना जी लेते हैं। आप लोग समझती क्यों नहीं कि उसका केस नॉर्मल नहीं है। जन्म से ही उसे इस बच्चे से नफरत हो गई थी। प्रसव के कष्टों ने इस घृणा को और भी उभार दिया है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ यशवंत भैया, पर इतना जानती हूँ कि दुनिया का प्रत्येक बच्चा माँ को कष्ट देकर ही धरती पर आता है। इससे माँ के प्यार में कोई फर्क नहीं आता। मैंने कसैले स्वर में कहा, उसके दिल में भी प्यार है, पर उसे उभरने का अवकाश तो दो। वह क्या ऊपर से थोपने की चीज है? तुम दोनों तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई। इस समय उसका शरीर और मन दोनों ही इस योग्य नहीं हैं कि किसी प्रकार की उत्तेजना झेल सके। एज यू प्लीज, मैंने मुंह फुलाकर कहा और विषय वहीं समाप्त हो गया। शानू धीरे धीरे 2 महीने का हो चला था, पर उसकी माँ उसके प्रति वैसी ही उदासीन बनी रही। बुआ जी के आदेशानुसार मैंने यह चुपचाप स्वीकार कर लिया कि ईश्वर ने यह तीसरा बच्चा मेरे लिए ही भेजा है। इतने दिनों के अंतराल के बाद उस छोटे से बच्चे की सार संभाल मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ी थी, पर मैंने धीरे धीरे एडजस्ट कर लिया था। बच्चे भी घर में एक नन्हा सा खिलौना पाकर खुश थे। रितु तो उसे दिन भर टांगे फिरती थी। वह भी मूड में आ जाते तो उसे अपने पास लिटा लेते और घंटों बतियाते रहते। लेकिन हम सब सुनीता से परेशान हो गए थे। अस्पताल से आकर वह फिर अपने उसी कमरे में बंद हो गई थी। उस कमरे में जाते मुझे डर लगता था, और कमरे में ही क्यों, पूरे घर में उसके अवसाद की छाया व्याप्त थी। बच्चे जोर से बोलते तो उन्हें डांट दिया जाता। कभी कभी पास पड़ोस की औरतें चली आती तो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मैं तो जैसे घर में बंद कर रह गई थी। उस महफिल में कभी कभी कोई हंसी की फुलझड़ी भी छूटती तो मेरा मन अपराध बोध से भर उठता। उनके दोस्त तो जैसे इस घर का रास्ता ही भूल गए थे। चुपचाप मुंह लटकाकर बैठने का साहस रोज रोज कौन जुटाता। दिवाली आई और लौट गई, हमें पता भी न चला। बच्चों को मैंने माँ के पास भेज दिया था, इसी से बेचारे कुछ खुश रह सके। निरंतर गुमसुम बने रहने से वे भी थक से गए थे। दिवाली की छुट्टियों के बाद जब पुनः कॉलेज खुले तो मैंने एक दिन साहस किया, सुमी, तुम अंग्रेजी में एमए करना चाह रही थी ना? एडमिशन तो शायद अब ना मिले, पर दत्ता साहब कह रहे थे कि प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में क्लास अटेंड करने की परमिशन मिल जाएगी। वह रोज की तरह छत की कड़ियां गिनती लेटी थी। यह सुनते ही एकदम उठ बैठी और मुझे घूरती हुई बोली,
यह सुझाव शायद आपके परम प्रिय सलाहकार ने दिया है। मेरे सलाहकार कौन? वे ही पूजनीय बुआ जी के कुलदीपक। इस घर के लिए तो बेचारे जान छिड़कते हैं। उसके स्वर में व्यंग की धार स्पष्ट थी। वह बेचारा क्यों कुछ कहने लगा, मैंने कहा और असहाय सी बाहर चली आई। यशवंत से सलाह लेने की बात पर ही वह इतना उखड़ गई थी। कहीं उसके सुझावों के बारे में जान जाती तो पता नहीं क्या करती। पिछले ही शनिवार को वह मार्केट में मिल गया था। कह रहा था, भाभी धीरे धीरे उसे कमरे के बाहर निकालो, नहीं तो वह पागल हो जाएगी। मिस रोजवुड के नर्सरी स्कूल में एक जगह खाली है, आप कहें तो। ना भैया, अभी 4-5 महीने भी नहीं बीते और उसे नौकरी पर लगा देंगे तो लोग क्या सोचेंगे? वह खुद क्या सोचेगी? लोगों को मारिए गोली, पर उसे खुद कुछ सोचने का अवसर जरूर दीजिए। वह मानसिक रूप से जड़ होती जा रही है। सच तो यह है भाभी कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार बरसा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सहनशील होते जा रहे हैं। थोड़ी बेरुखी दिखलाइए, उसके दिमाग में कुछ हलचल भी तो हो। खड़े होकर भाषण देना तो बहुत सरल बात है, मैं सोचती रही। लेकिन यह भी सच है कि उसका यूं एक कमरे में कैद होकर रह जाने का एहसास हम सब पर हावी होता जा रहा था। एक अजीब सा घुटन भरा वातावरण छा गया था घर में। बच्चे भी हंसना भूल गए थे। दोनों के जन्मदिन इस बार ऐसे ही सूने चले गए। एक नया कपड़ा तक नहीं बनवा सके। मिठाई बनवाने का तो खैर प्रश्न ही नहीं था। हर वक्त एक असहाय चुप्पी सी छाई रहती घर में। शानू की किलकारियां ही उसमें जीवन भरती थीं। दिसंबर की सर्द शाम थी। वह बच्चों ने अनुनय विनय करके आज पढ़ाई की छुट्टी मांग ली थी और वे आकाशवाणी से किसी गीत मालिका का वार्षिक कार्यक्रम सुन रहे थे। पिछला कार्यक्रम उन्होंने पड़ोस में मिश्रा जी के यहाँ सुना था, पर हर बार वहाँ जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। घड़ी की सुइयाँ गीतों की सीढ़ियाँ पार कर रही थीं। बच्चे तन्मयता से सुन रहे थे, शर्तें बांध रहे थे। रोशी ने तो फुल स्केप कागज पर बकायदा चार्ट बनाया हुआ था। अनजाने ही मैं गीतोत्सव में शामिल हो गई थी। बच्चों के खिले खिले चेहरे मुझे अच्छे लग रहे थे। अभी कार्यक्रम समाप्त होने में कुछ ही मिनट बाकी थे कि उन्होंने आकर एकदम स्विच ऑफ कर दिया। यह घर है या पान की दुकान? वह दहाड़े। हम सब स्तब्ध रह गए। वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते कब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी किसी को पता नहीं चला। अब दोबारा रेडियो खोलने की हिम्मत बच्चों में नहीं थी। दुख और निराशा से उनके आंसू निकल आए। ऐसा क्या गजब हो गया? मैंने कमजोर सी आवाज में प्रतिवाद किया। इधर आओ और अपनी आंखों से देख लो। कहते हुए वह लगभग मुझे खींचते हुए रसोई में ले गए। खुले दरवाजे से देखा, उतनी सर्दी में दोनों कानों पर हाथ दिए सुनीता आंगन में खड़ी थी। ऋतु भी हमारे पीछे पीछे चली आई थी और लौटते हुए बड़बड़ा रही थी। अच्छा न्याय है, इनके कारण हम अपने घर में रेडियो भी नहीं सुन सकते, जब देखो बोर करती रहती हैं। उसकी बात पूरी भी न हो पाई थी और उन्होंने तड़ से एक तमाचा उसे जड़ दिया था। उसी समय सुनीता दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। आंखों में खून भरकर एक बार ऋतु ने उसे देखा और सुबकते हुए अपने बिस्तर पर चली गई। उस रात खाना भी नहीं खाया उसने। ऋतु की उस मुद्रा को याद करती हूँ तो हैरत होती है। समय मनुष्य को कितना बदल देता है। यही ऋतु सुनीता का प्राण थी कभी। उसे भी मम्मी से ज़्यादा बुआ ही अपनी लगती थी। कॉलेज से लौटते ही मम्मी की शिकायत शुरू हो जाती थी और तब सुनीता उसे गोद में लेकर मुझसे झूठ मूठ लड़ने लग जाती। कई बार यह लड़ाई सचमुच की भी हो जाती थी। यूँ तो दोनों ही बच्चे उससे हिले हुए थे, पर ऋतु पर उसका विशेष अधिकार था। वह 1.5 वर्ष की भी नहीं थी जब रोमी हुई थी।
तब सुनीता ने ही उसकी देखभाल की थी। वह खुद भी तो जरा सी थी, 8वीं में पढ़ती थी, पर इतनी कुशलता से सब संभाल लिया था कि बाहर किसी को भनक भी न पड़ने दी। नहलाना धुलाना, समय असमय दूध गर्म करना, रात रात भर कंधे पर डालकर उसे घुमाना, बच्चे के साथ क्या एक काम होता है। पर उसने कभी माथे पर शिकन भी न आने दी, हर समय हंसती रहती थी। शानू के लिए खटते समय यही सब तो मेरे मन में रहता है। पर उस रात मुझे उन पर बहुत रोष आया। मैंने उनसे बात तक नहीं की, मुंह फुलाए एक करवट चुपचाप पड़ी रही। उनका अपना मूड भी इतना ऑफ हो चुका था कि बेरुखी की उन्होंने परवाह ही नहीं की। दूसरे दिन जब खाना लगा रही थी तो रोमी ने आकर बतलाया, बुआ कमरे में नहीं है, छत पर देखो। लेकिन छत पर, बाहर लॉन में कहीं भी वह नहीं थी। पड़ोस में जाने का तो प्रश्न ही नहीं था। इन लोगों को तो ऑफिस स्कूल जाने की जल्दी थी, सो खिला दिया। मैं उसकी प्रतीक्षा में बैठी रही। करीब 1 बजे वह लौट कर आई। कहाँ चली गई थी? ऐसे ही, उसने लापरवाही से उत्तर दिया और खाना लगाकर बैठ गई। इतना गुस्सा आया मुझे। एक तो भूख से वैसे ही हाल बेहाल हो रहे थे, फिर घबराहट में प्राण निकले जा रहे थे। उसके व्यवहार से मेरा पारा और चढ़ गया। उसके घर पहुंचते ही उन्होंने फ़ोन करने के लिए कहा था। मैं जानबूझकर टाल गई। बाद में आखिर उनका ही फ़ोन आया। सुनीता आ गई है ना? उन्होंने घबराए स्वर में पूछा। आ गई है, मैंने सपाट स्वर में कहा और रिसीवर रख दिया। दूसरे के घर में ना होती तो मैं पता नहीं क्या क्या कह जाती। फिर तो यह जैसे नियम हो गया। नहा धोकर वह रोज निकल जाती और काफ़ी देर बाद लौटती। 2-4 दिन बाद तो मैंने खाने के लिए राह देखना भी छोड़ दिया, इन लोगों के साथ ही खा लेती। पहले तो वह अकेली कमरे में ही खा लेती थी। मैंने ही समझा बुझाकर उसे सबके साथ खाने के लिए राजी किया था। इच्छा यह थी कि सबके साथ मिल बैठकर वह ठीक से खा पी लिया करे। पर हुआ यह कि उसके साथ बैठने से और सब एक प्रकार का तनाव सा अनुभव करने लगे। पर उसकी अनुपस्थिति से उस तनाव में कोई कमी नहीं आई थी, उल्टा वह बढ़ा ही था। आखिर उन्होंने एक दिन पूछ ही लिया, यह सुनीता रोज कहाँ जाती है? पता नहीं। तुमने पूछा नहीं? पूछने से ही क्या कोई बता देता है? उस समय तो वह चुप हो गए, पर शाम को दफ्तर से लौटते ही बोले, मेरी बहन तुम्हें इतनी भारी पड़ रही है, मालूम नहीं था। बेचारी नौकरी के लिए दर दर भटक रही है। क्रोध और अपमान से मेरे आंसू निकल आए। कितनी आसानी से यह इतनी बड़ी बात कह गए। मेरे इतने दिनों के किए कराए पर पानी फिर गया। मेरे सारे मानसिक और शारीरिक कष्ट व्यर्थ हो गए जो मैंने पिछले दिनों झेले थे। वह शायद यह भी भूल गए कि कभी वह स्वयं सुनीता की नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे। मैंने ही तब दोनों भाई बहनों का कसकर विरोध किया था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई यह समझे कि हम नौकरी के लालच में उसकी शादी टालते जा रहे हैं। उन्होंने तब मुझे बहुत बुरा भला कहा था और इतना अच्छा अवसर छिन जाने के कारण सुनीता कई दिनों तक उदास बनी रही थी। उन्हें शायद यह भी याद नहीं रहा था कि प्रबोध के बीमे आदि के संबंध में जल्दबाजी न करने का सुझाव भी मेरा ही था। मैं हमेशा यह सावधानी बरतती थी कि सुनीता कहीं यह न सोचे कि आर्थिक दृष्टि से वह हम पर भारी पड़ रही है। खर्च की परेशानी से कभी कभी वह खुद झल्ला उठते थे, तब मैं ही उनसे शांत रहने का अनुरोध करती थी। आखिरकार सुनीता को एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल ही गई। वेतन मामूली था और नौकरी भी केवल 3 महीने के लिए ही थी। फिर भी वह एक उपलब्धि तो थी ही। पता नहीं कैसे कृपालु होकर सुनीता ने ही मुझे यह सूचना दी थी। उस समय खुशी प्रकट करते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं कोई गलत अर्थ ना ले बैठे। स्कूल तो केवल 3 घंटे ही लगता था, पर उसके साथ ही सुनीता ने एक ट्यूशन भी कर ली।
अगले महीने ही उसने रशियन की क्लास भी ज्वाइन कर ली। अब वह दोपहर 11:30 बजे घर से निकलकर रात 8 बजे तक लौट पाती थी। बीच का एक आध घंटा फ्री निकलता था, उस समय लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ लेती थी। रात को लौटती तो दिन भर की थकान से चेहरा एकदम निचुड़ा हुआ सा लगता था। क्लास ज्वाइन करने की बात उन्होंने सुनी थी, तुम बहुत झुंझलाए। मरना है क्या लड़की तुझे? इतना स्ट्रेन सह पाएगी? लगातार 8-10 घंटे काम करना क्या कोई मजाक है? तो हर्ज ही क्या है भैया, उतना ही मेरा समय कट जाएगा और घर पर भी सबको सुविधा रहेगी। उसकी बात सुनने में अच्छी नहीं लगी, पर वह सच थी। जितनी देर वह घर से बाहर रहती मन बड़ा हल्का रहता। थोड़ा सा हंस बोल लेते हम लोग। इनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो चला था, कब क्या कह देंगे कुछ पता नहीं चलता। फिर भी सुनीता की अनुपस्थिति में वह काफ़ी शांत रहते। उसका सूखा सा रूखा सा चेहरा देखते ही इनके तेवर बदल जाते और मुझ पर या बच्चों पर वह बरस पड़ने का बहाना ढूंढने लगते। फिर भी दिन कुल मिलाकर अच्छे बीत रहे थे। मेरी और बच्चों की एक अलग दुनिया थी, जिसमें शानू तो था पर उसकी माँ नहीं थी, रितु तो थी पर उसके पिता नहीं थे। हम लोग जिंदगी को खुशगवार बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे अप्रैल बीतने लगा मेरा मन आशंकाओं से घिरने लगा। फिर से दिन भर घर में उसकी उपस्थिति की कल्पना से ही मन कांप उठता था। बच्चों को फिर से माँ के पास भेज सकती थी मैं, पर उनके बिना घर में रहने का ख्याल ही भयावह था। ऐसे में ही एक दिन पिताजी चारू को लेकर आ खड़े हुए और घर का नक्शा ही बदल गया। चारू नाम है मौज मस्ती का, हंसी दिल लगी का। उसने एक दिन में ही घर पर छाई उदासी की चादर को खींच कर फेंक दिया। वे तक उसकी छूत से बच ना सके। बच्चों को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। परीक्षाएं समाप्त होने को थीं और पहाड़ से दिन सामने मुंह बाए खड़े थे। चारू मौसी के आते ही जैसे सारी समस्याओं का समाधान हो गया। पिताजी किसी विशेष उद्देश्य से ही आए थे। पिछले दिनों मैंने यशवंत का रिश्ता चारू के लिए सुझाया था। सुनीता की शादी में पिताजी उसे देख गए थे और उन्हें प्रस्ताव पसंद आ गया था। चारू की तस्वीर बुआ जी ने पसंद भी कर ली थी और यशवंत ने भी माँ की इच्छा को सर्वोपरि मान लिया था। पर बीच में ही यह हादसा हो गया और सारी बात जहाँ की तहाँ रह गई। हम लोगों की मनः स्थिति का ख्याल करके पिताजी ने भी याद दिलाना उचित नहीं समझा और हमारे पत्र की प्रतीक्षा करते रहे। पर यहाँ होश ही किसे था। आखिरकार चारू की परीक्षा होते ही वह उसे लेकर चले आए। वह चाहते तो यह थे कि उनके सामने कोई निर्णय हो जाता। इन गर्मियों में शादी का काम निपटा देने की उनकी इच्छा थी। मनीष का रिश्ता तय हो चुका था और लड़की वाले जल्दी मचा रहे थे, पर मैंने पिताजी को कोई बात नहीं उठाने दी। इनके मिजाज का आजकल कोई ठिकाना न था, किसी भी बात का गलत अर्थ निकाल लेते थे। सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर मैंने उन्हें ग्वालियर वापस भेज दिया। पिताजी के जाते ही जो थोड़ा बहुत अंकुश था वह भी समाप्त हो गया। बच्चों के सैर सपाटे निर्बाध शुरू हो गए। रोज सुबह चाय की प्याली के साथ प्रोग्राम तय होता। नई पुरानी फिल्मों के विज्ञापन देखे जाते। फिर धूप की परवाह ना करते हुए दिन भर तीनों घूमते रहते, कभी पिक्चर, कभी पार्क, कभी किसी के घर। मैंने मना ना किया होता तो बुआ जी के यहाँ भी उसके 2-4 चक्कर अब तक लग ही जाते। मोहल्ले में भी उसने अच्छी दोस्ती कर ली थी। जब देखो तब चारू दीदी की पुकार लगाता हुआ कोई चला ही आता था। पहले वाली सुनीता ऐसे समय याद आया करती। मैं उनके साथ जा नहीं पाती थी, फिर भी शाम को सारा विवरण मुझे सुनना पड़ता। छत पर या आंगन में हमारी महफिल जमती।
चारू हर फिल्म की कहानी हूबहू एक्टिंग के साथ सुना डालती। पिक्चर देखने का ही मज़ा आ जाता। इसके अतिरिक्त लूडो, ताश, बहुत कुछ होता। दोनों भाई बहन हमारी इस बैठक में नहीं आते। जब तब वह आग्नेय नेत्रों से हमें घूर कर चले जाते। एक दो बार तो सुनीता को जबरदस्ती हमारे बीच लाकर बिठा गए, पर उसके आते ही हंसी के फव्वारे अपने आप थम जाते। बात करने का कोई विषय ही ना मिलता और थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर चली जाती। एक दो बार तो वह मुझ पर बहुत बिगड़े भी। तुम लोगों ने तो उसको काट कर अलग फेंक दिया है। कितना गुस्सा आता तब। अलग होने की प्रक्रिया क्या मैंने शुरू की थी? कई बार वह झल्लाते, तुम चारू से काम करा सकती हो पर उससे कुछ नहीं करवाओगी। बेचारी दिन भर बोर होती रहती है। तो मैं क्या करूं? हर बार कमरे में जाकर उसे निमंत्रण दे आऊं कि रानी जी यह कीजिए वह कीजिए। यह बात मेरे मुंह तक आती पर मैं चुप कर जाती। इसलिए चारू के लाख कहने के बावजूद मैं कभी घूमने नहीं गई। उन्हें तीखी कड़वी बातें कहने का एक और मौका देने की इच्छा नहीं थी। उन्हें सरकारी काम से भोपाल जाना पड़ा और उसका लाभ उठाकर चारू ने प्रोग्राम बना ही डाला। सुबह सुबह अखबार देखती हुई बोली, चलो दीदी आज इंदुमती देख आएं। बहुत दिनों से मेरी तमन्ना है। मैं हमेशा की तरह ना नुकर करने लगी तो बोली, दीदी रानी तुम्हारे फेवरेट हीरो की पिक्चर है, इसीलिए तो आग्रह कर रहे हैं। बेचारे वैसे ही पिक्चर में कम आते हैं आजकल। और फिर जैसे मेरे मंतव्य को भांप कर उसने एकाएक सुनीता से पूछ लिया, सुनीता दीदी आप भी चलिए ना, अब तो छुट्टियां हैं, कोई परेशानी भी नहीं। सुनीता और मैं दोनों ही इस प्रस्ताव पर चकित रह गए। इतने दिनों तक मैंने भी उससे पूछने का साहस नहीं किया था, पर चारू का सारा ही काम फटाफट होता है। सोचने विचारने के लिए समय ही नहीं रहता उसके पास। सुनीता जब तक कुछ जवाब दे उसने फौरन जोड़ दिया, आप तो जानती हैं आप नहीं जाएंगी तो दीदी भी नहीं जाएंगी। यह लड़की कब क्या बोल जाएगी सचमुच कुछ ठिकाना नहीं। सुनीता ने जो भी सोचा हो पर प्रत्यक्ष रूप से वह बहुत ही विनम्र शब्दों में बोली, मुझे मजबूर मत करो चारू, पर भाभी को तुम जरूर ले जाओ। पता नहीं कब से पिक्चर नहीं गई हैं। भाभी तुम्हें मेरी कसम जरूर हो आओ। आजकल तुम्हारा निकलना ही कहाँ होता है। चारू के साथ कम से कम कुछ तो घूम लोगी। पता नहीं कितने दिनों के बाद सुनीता ने मुझसे इतनी बातें की थी। मेरा मन दयाद्र हो आया। पिक्चर जाने का वैसे भी कोई खास उत्साह नहीं था, पर चारू ने पीछा नहीं छोड़ा। हमेशा उनके बारे में ही सोचती हो, हमारा कुछ ख्याल ही नहीं। हम बेचारे रोज बच्चों के साथ घिसटते रहते हैं। उसकी रोनी सी सूरत देखकर मन पिघल गया। सच तो है, जब से आई है बेचारी खुद ही अपना और सबका मनोरंजन कर रही है, नहीं तो घर में तो जैसे एक शाश्वत मनहूसियत आकर बस गई है। हम लोगों के चेहरे भी शायद बदल गए हैं। चारू रोज कहती, दीदी तुम और जीजा जी 10 साल बूढ़े दिखाई देने लगे हो। उसके उत्साह का अंत नहीं था। 2 बजे ही उसने चाय का पानी चढ़ा दिया। चाय पीते हुए जब मैंने शानू की बोतल भरनी शुरू की तब वह बोली, यह क्या, शानू भी हमारे साथ जाएगा? सो तो है ही, यहाँ कौन देखेगा? क्यों, उसकी माँ तो है। माँ ने कभी उसे उठाया भी है? मैंने कहा तो चारू ने मुंह बिचका दिया। दरअसल शानू को लेकर कहीं बाहर जाने का यह पहला मौका था। उसे तैयार करके सुला दिया मैंने और खुद तैयार होने लगी। रितु से कहा, बैग में पानी की शीशी और बिस्कुट भी रख ले। पता नहीं वह कैसे क्या करती रही कि दूध की शीशी नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई। सौभाग्य से घर में दूध भी था और नई शीशी भी। रितु पर झुंझलाते हुए मैंने फिर से गैस जलाई और उसे उबलने के लिए रखा। घड़ी की सुइयां प्रतीक्षण आगे बढ़ती जा रही थीं और चारू बौखला रही थी। दीदी
तुम्हारा तो गोरख धंधा कभी खत्म होगा ही नहीं। इतनी जल्दी तैयार होने से क्या फायदा हुआ? तुम तो जिंदगी भर के लिए रसोई में ही दफन होकर रह जाओगी। उस दिन सुनीता ने मुझे आश्चर्य का दूसरा धक्का दिया। शायद उसने चारू की कमेंट्री सुन ली थी। मेरे पास आकर धीरे से बोली, भाभी 2:45 हो रहे हैं, तुम लोग अब जाओ, नहीं तो आधी पिक्चर निकल जाएगी। अरे लेकिन यहाँ मैं सब देख लूँगी। शानू, उसे भी देख लूँगी, तुम चिंता ना करो। चारू ने मुझे विचार करने का भी अवसर नहीं दिया और खींचकर सड़क पर ले आई। मेरी गुमसुम मुद्रा को देखकर बोली, आखिर तुम्हें इतना ऑकवर्ड क्यों लग रहा है? अपने बच्चे को ही तो संभालेगी, कोई एहसान करेगी तुम पर? इस पगली लड़की से बहस करना क्या सरल था, और हर बात क्या कहकर समझाई जा सकती है। पर मेरा मन घर ही में अटक रहा। यह सच है, लौटते समय बच्चों ने मधुशाला में जाने की जिद की तो मैंने मना कर दिया। वे 3 घंटे ही मुझ पर भारी पड़ गए थे। रोमी ने दूर से ही उसे देख लिया था। डॉक्टर अंकल, वह जोर से चिल्लाया। वह अकेला नहीं था, उसके कंधे पर चढ़ा शानू सड़क पर निरीक्षण कर रहा था। अब देखिए कितना मासूम बना हुआ है। थोड़ी देर पहले इसका रौद्र रूप देखती आप। जानती हैं, घंटे भर से परेड कर रहा हूँ। तब तक बच्चों ने उसे घेर लिया था। मौका पाकर मैं अपने कमरे में चली आई। चारू तो कब से ही शर्मीली कन्या बनकर कहीं दुबक गई थी, और कोई दिन होता तो यशवंत को देखते ही रसोई में दौड़ पड़ती मैं, पर आज मन ही नहीं हुआ। 2 दिन पूर्व ही मैं अकेली चुपके से बुआ जी के पास गई थी। उन्हें पुराने पत्र व्यवहार की याद दिलाकर मैंने चारू के आने की बात बतलाई थी, पर उन्होंने कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया, तो मुझे जरा अजीब सा लगा। आप एक बार उसे देख तो लेती, पसंद ना हो तो? मैंने अनुरोध किया। भले घर की लड़कियों को देखना क्या है, और फिर वह तो तुम्हारी बहन है। लेकिन क्या? मैंने अधीरता से पूछा। वह बात ही नहीं उठाने देता। हमारे उधर भी तो आजकल आते नहीं हैं, नहीं तो मैं ही पूछ लेती। कहीं कोई चक्कर तो नहीं है? बुआ जी कुछ देर तो चुप रही, फिर भर्राए कंठ से बोली, वह तो इसका नाम तक लेने से भड़क उठती है, और यह है कि उसी की माला जप रहा है। किसकी बात कर रही हैं आप? सुनीता की। हे भगवान, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने मुझसे भी कभी कुछ नहीं कहा है, पर बिटिया, माँ से क्या कुछ अनजाना रह सकता है? और आप क्या उसे स्वीकार कर सकेंगी? बुआ जी हंसी। बिटिया, धर्म कर्म आदमी करता ही किस लिए है? मेरा तो अब लोक भी वही है, परलोक भी वही है। संतान का सुख ही तो सब कुछ होता है। मन इतना खराब हो आया, पिताजी को पत्र में क्या लिखूंगी अब? कितनी तारीफ की थी यशवंत की मैंने, अब किस मुंह से यह सब कहूंगी? और चारू, वह अपने मन में क्या सोचेगी? सुनीता सुनीता सुनीता, उफ! यह लड़की क्या हमेशा प्रेत की छाया की तरह मेरी खुशियों को निगलती रहेगी? मन की तलहटी में शनै शनै जमता हुआ रोष उफन कर बाहर आने को हुआ। उसी में डूबी रही मैं। शायद इसीलिए उसे अकेली छोड़कर, शानू को छोड़कर सिनेमा जा सकी मैं। चारू की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मुझे ले जा सके। अरे भाभी, आप यहाँ? मैं सारे घर में खोज आया। वह कमरे में आया और बैठ गया। मैं पलंग पर बैठी शानू को थपकी देकर सुलाती रही। और सुनाइए, क्या आज्ञा है? अम्मा ने कहा था कि भाभी ने अर्जेंट बुलाया है, और यहाँ देखा तो आप नदारद। मैं कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, सुनीता के बारे में क्या सोचा है? जी? वह चौंका। मैं स्वयं भी हैरान थी।
यह नाम कैसे फिसल गया मुंह से? पूछना तो मुझे चारू के विषय में था। दिन रात उसी के विषय में सोचने का यह परिणाम था शायद। पर एक तरह से अच्छा ही हुआ। पहले से योजना बनाकर तो शायद कभी पूछ भी ना पाती। तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। भाभी, मैं आपका मतलब ही नहीं समझा, उसने मासूमियत से कहा। मुझसे बनो मत भैया, मुझे सब मालूम है। वह कुछ देर तक अविश्वास भरी नजरों से मुझे देखता रहा, फिर कंधे उचकाकर उठ खड़ा हुआ। कमरे के एक दो चक्कर लगाए, फिर एक कैलेंडर के सामने खड़ा हो गया। वहीं से दीवार को देखते हुए बोला, भाभी, वह तो बचपन का एक सपना था, बचपन के साथ ही बीत गया। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? कैलेंडर का भरपूर निरीक्षण कर वह पुनः अपने आसन पर लौट आया। शादी करने वाला तो था, माँ के साथ कितनी जगह तो लड़कियां देख आया था। फिर बीच में देखिए ना यह क्या हो गया, उसने उसास भरकर कहा। वह अपने घर में सुख से रहती होती तो मैं भी निश्चिंत होकर अपनी गृहस्थी बसा लेता। अपने मन को पूरी तरह तैयार कर लिया था मैंने। पर अब उसे यूं तिल तिल घुलते देखकर मैं भी कैसे अनदेखा कर दूं? कैसे भूल जाऊं कि इतनी बड़ी दुनिया के बीच वह एकदम अकेली पड़ गई है। जानती हैं भाभी, आज शाम जब मैं आया तब शानू और वह दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। पर उसका रोना शानू से अधिक करुण था, क्योंकि शानू को प्यार करने वाले तो बहुत हैं, पर उसका कोई नहीं है, अपना जाया बेटा भी नहीं। तुम तो हो, तुम क्यों नहीं आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लेते? नहीं भाभी, एक बार यह गलती की थी, तब झिड़क दिया गया था। ठीक भी था, मैं रास्ते का भिखारी उसके योग्य था भी नहीं। आज स्थिति वह नहीं रही, इसलिए आज उससे कहूँगा तो वह समझेगी मैं उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रहा हूँ। वैसे भी पता नहीं क्यों उसके अवचेतन में यह बात बैठ गई है कि मैं उसके दुर्भाग्य पर बहुत खुश हूँ, इसीलिए इतना तिरस्कार करती है मेरा। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? प्रतीक्षा, अंतहीन प्रतीक्षा। जिस दिन जीवन की लड़ाई अकेले लड़ते लड़ते हार जाएगी और मुझे पुकारेगी, उसी दिन दौड़ा दौड़ा चला आऊँगा, उससे पहले नहीं। और भाभी, उसी दिन के लिए अपने को मुक्त रखना चाहता हूँ। लेकिन यशवंत, यह तो निरा पागलपन है भैया, मैंने करुणाद्र होकर कहा। सो तो है ही भाभी, मैंने पागलपन की हद तक उसे प्यार भी तो किया है। और वह एकदम उठकर चला गया, जैसे इतनी बड़ी बात कहने के बाद उसे मेरे सामने बैठने में संकोच हो रहा हो। मन एकदम हल्का हो आया था। सुनीता की, साथ ही हमारी भी, जिंदगी का यह अंधेरा चिरंतन नहीं था। दूर क्षितिज पर एक चांद प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी चांद अमावस का आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी का समय शुभ हो। नमस्कार।